किसी एंड से डाउट तो है? एक सेकंड थोड़ा सा, एनी डाउट प्लीज? यस सर। सर मेरा सर मेरा आर्टिकल 134 सब क्लॉज 2 को लेकर के है थोड़ा सा, ये सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, क्योंकि ये तो सर बहुत लिमिटेड टॉपिक है। 134 आर्टिकल 134 सब क्लॉज 2 विदाउट Sir, which says that Parliament may by law confer on the Supreme Court any further powers to entertain and hear appeals from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India, subject to such conditions and limitations as may be specified in law. सर तो मतलब इसका सर एक तो इतना छोटा टॉपिक है तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें किस तरीके से पुट ऑन हो सकता है। क्या नहीं समझ में आ रहा था? ये तो क्लियर है। सर टॉपिक तो समझ में आ गया सर, मतलब इसको मैंने सर एक ऐसा टॉपिक की तरह सर इसको पढ़ लिया है बस, बट क्वेश्चन क्या बन सकता है सर इससे ये नहीं समझ में आ रहा। देखते हैं क्या बनेगा, बट अभी इस पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्यों है? जब नहीं बन पा रहा जबरदस्ती कुछ क्यों बनाए? ठीक है सर। यस सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट सर। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी किसी भी चीज में क्यों ये किया जाए, बट एनीवे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी भी श्रद्धा मैम से बात हुई है एक दो बार डाउट्स के रिगार्डिंग ही। सो शी इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। वो एक एक चीज़ को पढ़ के उससे क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब शी इज़ सो थॉरो इन हर अप्रोच। दैट्स करेक्ट। Probably this question came out of that approach only. She is नहीं, going मैं word by word and contemplating what can be the examiner's mind. दैट इज करेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। एक सेकंड मुझे दीजिए, आप लोग डिस्कस कीजिए, मैं जरा एक काम को तुरंत निपटा लूं। अजय सर एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को लेकर के डिस्कस कर ले थोड़ा सा। जरूर कर सकते हैं। एक तो मैं रिक्वेस्ट सर करूँगा पहले सबसे, इफ आई मीन हु ऑल कैन प्लीज स्विच ऑन द कैमराज, इट विल बी अ हेल्दियर डिस्कशन। All those who can please switch on the cameras. It's a humble request. It feels so, मतलब मैं तो अब सर की हिम्मत मानता हूँ, वो इतने सारे सेशंस ब्लैंक स्क्रीन की तरफ देखते हुए कर गए पूरे। It will be a little better to see the faces and the emotions and the expressions. Grateful. अभी जो सवाल पूछा था जी मैडम के लिए, आर्टिकल 139 also is like that. It is only for future laws. यस सर। आपने 134(2) पूछा है और 139 they are for future laws which have not been made by the parliament so far. To give Yes, extra sir. power, yes, there is no relevance I think in the exam. यस मतलब मेरा सर जो थोड़ा सा मैं कंसर्न थी वो इसी चीज को लेकर के थी कि अगर लेंदी क्वेश्चन आ जाता है इसका 5 नंबर का भी, तो सर 4 लाइन में कैसे हो पाएगा? ये और एग्जाम में आने वाले नहीं है दोनों, 139 134(2) भूल जाइए। सर ठीक है, नहीं सर मैं सर अभी दूंगी असेसमेंट है। देखिए मैं, मुझे जो समझ में आ रही है, मैं भी थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेट मी पुट माय वीडियो फर्स्ट ऑन, कीप इट इन द। नमस्कार सर।
नमस्कार। दरअसल क्या किया था अभी, जो बहुत लोगों के जो इनविटेशन गूगल फॉर्म पे लिया है ना, उनको मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया। सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग एंड आई एम सॉरी फॉर 5 मिनट उस पर डिले हो गया। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, एंड बिफोर दैट पार्ट आई एम जस्ट टिकिंग द Suladha on the screen. नाउ पहली बात, एक चीज आपको मैं बताऊं, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल नहीं है बट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल है। एग्जामिनर के सामने जो क्वेश्चंस बनने के लिए जब जाता है, स्पेशली कंफाइंड टू द योर एग्जामिनेशन, तो इनके पास लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं या पूरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं, बट प्रोबेबली लास्ट 5 ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर उनको रखा है। Now they are picking up the pattern and all, and they are deciding कि उस क्वेश्चन will go. Sometimes ऐसा होता है कि उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। Sometimes होता है कि कुछ नई चीजें फ्रेम होती है। Depend on examiner to examiner, so possibilities are there, but usually happening जो है ना वो rotate करता है। ये itself reveal करता है if you will see the last 10 years question. Yes, sir. Number one. This is the one part what I want to conclude it. So this is the high probable zone where you have to focus. Second part, कौन सा provision पूछा जाएगा? This is not the knowledge test. This is understanding test. Practical part है यहाँ पे। और इस एग्जामिनेशन में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एप्लीकेशन, अप्लाइड पार्ट आप ज्यादा ध्यान दें। अप्लाइड पार्ट को समझने के लिए आपको एप्लीकेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, वो करना है। So high frequently and most applied part, especially concerned to the Supreme Court, every AOR should know is the very high frequency articles and provisions जो आप लोगों के सामने है, and out of them 139 is not there. I am not talking about 139A, I am talking about 139. तो वो वहां है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सॉरी, पहले हमने वो कहा था कि जो क्वेश्चन जो उनके सामने होता है, इसलिए फोकस जो है ना पहले पार्ट पे, वो सारे क्वेश्चंस के पैरामीटर, विसिनिटी, टाइम कंस्ट्रेंट, वो सारा आपको वहां चेक करना चाहिए। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पार्ट। कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट कि वहां पर हमको फोकस नहीं करना चाहिए जहां एक्सेप्शनल हो। ये नहीं पूछा जाता द लॉट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये लगा दिया कि ये यहाँ आर्टिकल है तो ये वो है, उस तरीके का नहीं। एंड तीसरी अनइम्पोर्टेंट एंड लास्ट पार्ट, आपने कहा कि किसमें कितना लिखना है। यदि क्वेश्चन आ गया तो ये जो एप्रीहेंशन है, मैं सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ सरदार जी के बारे में। He is appearing in one paper and that is the paper 1. So कोई भी चीज अनटर्न नहीं रहे, ये पूरी कोशिश कर रही है, ये होनी भी चाहिए एंड आई अप्रिशिएट इट। बट उस चक्कर में थोड़ा सा मैंने अदर चीज पे आप काम ना करने लग जाए, वो भी मैं नहीं चाहता। तीसरा बात मैं ये कह रहा था कि जो भी क्वेश्चन आना है, दिस इज एकदम क्लियरली आप कीप इन माइंड कि एकदम से आप दिमाग में ये बना लीजिए कि टफ हो या मुश्किल हो, आसान हो, जो कुछ भी हो, जो भी क्वेश्चन है, दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज फॉर एंटायर एग्जामिनर। आपको ये अच्छा सुकून देगा, एक सेटिस्फेक्शन देगा, मेंटली कॉन्फिडेंस देगा कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। दूसरी बात, इफ देयर इज ऑप्शन यू नीड, वहां पर आप स्किप कर सकते हैं। तीसरी बात, इफ देयर इज नॉट ऑप्शन, इट्स अ मैंडेट और सारे के सारे करने हैं, तो पहले टॉप प्रायोरिटी के जो आप हैं उसको आप कम ये पूरा कीजिए और उसके बाद इसके बारे में लिखिए। यकीनन आपका दिमाग उस समय प्रॉपर चलेगा और कुछ न कुछ अच्छा लिखाएगा, बिकॉज अलर्ट नाउ कि कहाँ नहीं जाना है। 4 शब्द भी लिखाएगा, 4 लाइन भी लिखाएगा तो ढंग से लिखा जाएगा, और ये बड़े ऑब्वियसली होता है, वो आपके सोचने समझने से नहीं होता। कनिका जी काइंडली म्यूट। एक सेकंड मैं कर देता हूँ,
So I hope very comprehensively I answered your question, Shraddha ji. Yes, It sir. will help to address a lot of anxiety and especially just before the examination. It's so fun. Yes, sir. अजय जी, और यदि कोई भी मेंबर यहाँ पर इस बात से डिसएग्री करते हो या सप्लीमेंट करना चाहते हो तो प्लीज वेलकम। डिसएग्रीमेंट का तो पॉइंट नहीं है सर, बट दिस इज रिक्वायर्ड आल्सो प्रॉब्ली। कोई इतनी वेदर वाली हीट में भी और मेंटल हीट में भी कोई ठंडा पानी लगाने वाला हो कि आराम से काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये बहुत जरूरी है। So the thing is very clear, यही ठंडा पानी के लाइन पे मैं एक बात और बोल दूं, the most important part is situation should be under your control. जी You should not go under the control of the situations. और वो तभी होगा जब आप 5 लंबे लंबे ब्रीथ लें और उसके बाद एक स्माइल लें और मेंटली आप ये कहें कि दिस इज नॉट ओनली फॉर मी, दिस इज फॉर ऑल। और एक चीज हमेशा कीप इन माइंड, ब्रेन में आप रखिए, 3 घंटे के बाद वो पेपर यूजलेस है। वो कहते हैं ना, जी ले अपनी जिंदगी जा, वो वाली कहानी। 3 hours फॉर यू श्रद्धा जी ओनली, बट रेस्ट ऑफ ऑल्स के लिए 12 hours Yes, sir. इन वेरी डिफरेंट सेशंस। Yes, sir. सो वो वाली कहानी है। सो यू हैव टू पुट योर परफॉर्मेंस ऑप्टिमली ऑन द स्पॉट, और स्वाभाविक तरीके से होगा। स्वाभाविक तरीके से होगा, चाहे स्लो हो, फास्ट हो, जैसा भी हो, ढंग से होगा। रीजन मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इतनी लोगों को, मैंने बाकी सबको, आप सबको एक अलग तरीके से डायमेंशन देने का कोशिश कर रहा हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने सारे अटेम्प्ट से पहले कभी भी 3 घंटे बैठ करके रियल टाइम प्रैक्टिस मैंने नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल पेपर। इंग्रेडिएंट लेवल पर जरूर हमने मेहनत किया था कि एफिडेविट कैसे लिखनी है, सर्टिफिकेट कैसे लिखना है, ग्राउंड कैसे, पिकअप स्टार्ट लाइन क्या करना है, इंटरव्यू कहाँ करना है, वो मैंने जरूर सोचा था और उस पे ही वर्कआउट किया था और उससे ज्यादा नहीं किया था। और कभी भी ये नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर है, इसको लेकर के आंसर देखूं 3 घंटे में मैं बनाऊं, नॉट इवन अ सिंगल सेशन। उसका मलाल मुझे आज भी है। एंड आई एम टेलिंग यू, यदि मैंने वैसा किया होता ना, कम से कम 7 सेशन, 5 या 7 सेशन मैंने कर दिया होता, तो मैं अपने मार्क्स को 90+ इन ऑल पेपर ले लेता एंड प्रोबेबली आई वुड बी द टॉपर ऑफ द। वो मुझे लग रहा है, आई डोंट नो कि ये कितना सही है या गलत है, इट इज कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो, इट इज सब्जेक्ट टू टेस्ट, पता नहीं वो आगे आया या नहीं, वो टाइम टू टाइम। बट द थिंग इज वेरी क्लियर कि ये जो टाइम कंट्रोल जो भी मैंने वहां पर जाने के बाद किया विदाउट गोइंग इनटू द प्रैक्टिस, वो ऑन द स्पॉट किया और वर्स्ट था, मैं वर्स्ट टाइम मैनेजमेंट था, क्योंकि वहीं पर सोचा और वहीं पर रिफ्लेक्ट। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मेरा कॉपी आपको दिखाई देगा, आप सबके पास पब्लिक डोमेन में है, वो एक छोटे छोटे पैसेज में पॉइंट वाइज है। यदि मेरे पास सोचा हुआ होता तो मेरा पेन फ्लॉलेस चलता और लंबे लंबे आंसर निकल करके आते और बहुत सारे पॉइंट्स और आते, आंसर कुछ और इंप्रूव होता, कुछ और कंप्लीट सेंस पे आता, ओपनिंग होता क्लियर। ये मैं अपने आंसर सीट की डेफिशिएंसी जो मैं रियलाइज कर रहा हूं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे, टू डू द प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 hours a day, राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने कुछ नहीं, सुबह में 1 घंटा लिखा बस, वो भी अराउंड एग्जाम से पहले सिर्फ 10 days के लिए। क्या लिखा वो भी मैं बतलाता हूँ। मैंने हमेशा, मेरी कॉपी होगी, आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऑनलाइन मैं कर नहीं सकता। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल और वो 25 आर्टिकल लिखने की कोशिश की, रिकॉल करने की कोशिश की इन द मॉर्निंग। जैसे स्कूल में प्रार्थना होता है ना, हर कोई स्कूल गया है, स्कूल जाते समय में प्रार्थना होती, इतनी शक्ति देना मुझे दाता, मन का विश्वास कम होना नहीं। तो सारे स्कूल में कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो वो उसी टाइप से मैं उठने के बाद वो 1 घंटा 10 दिन लिखा था बस, दैट वाज द प्रैक्टिस।
अदरवाइज थ्रू आउट आई वाज थिंकिंग कि क्या हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, थिंकिंग प्रोसेस चलता था। सो ऑन द स्पॉट जो परफॉर्मेंस था ना, वो वही आदत वहां पे। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने इवन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता, बट जब क्वेश्चन आ रहा है उस समय उसको समझना, उस समय एग्जैक्ट उसको लोकेट करना। सो ड्यूरिंग 3 आवर्स ओनली मेरा पेन चला होगा, देन हार्डली नॉट मोर देन 90 मिनट्स। 1.5 घंटे का टाइम मैंने एक क्वेश्चन करने के बाद फिर उसको सोचने में लगाया, अच्छा चलो अब सोचते हैं। फिर मेरी आदत बहुत खराब थी, क्योंकि एग्जाम से पहले मेरा मानना ये है कि ब्रेन फ्रेश रहे, इसलिए मैं सोता था एग्जाम में, एग्जाम के दिन पूरा। मैं 8 घंटे 10 घंटे की नींद चाहिए थी मुझे, और जब वहां पर एग्जाम में गया तो मैं बस ये देख रहा हूँ कि बाकी जनता कर गया, इतना एंजाइटी, वो इधर कॉपी निकाल, खास करके आई एम सॉरी ये जनरलाइज मैं कर रहा हूँ, बट लड़कियों को मैं जब भी देखता था तो पता चलता था वो लास्ट मोमेंट तक पता नहीं क्या क्या याद कर लेगी। मुझे इतनी मतलब अजीब लगता था ये चल क्या रहा है। सो आई वाज स्माइलिंग टू सी देम। सो एग्जामिनेशन हॉल में भी मेरा वो एंटरटेनमेंट चलता रहता था, और एज एंड व्हेन आई रिसीव दैट कॉपी, क्वेश्चन पेपर, इवन कॉपी, तो कॉपी पे वो सारी फॉर्मेलिटीज में पहले से वो पूरा करके दैट पार्ट डिस्कस। देन क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का जो पढ़ना शुरू किया तो देखा कि व्हिच वन आई कैन डू, व्हिच कैन नॉट। सो मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, उसके ऊपर मैं स्टार पेंसिल से मार्क करता था, अदरवाइज मैं गोल करता था कि, अदरवाइज मैं थोड़ा सा उसको छोड़ देता था कि इसको करना है। 3 पार्ट मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। सो आई वाज टुक अराउंड 5 to 10 मिनट आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन, एंड देन उसके दिमाग में जो कहां से स्टार्ट करें, व्हिच वन वुड फर्स्ट, देन स्टार्ट राइट। बट लीडिंग केसेस की सिचुएशन में आई वाज सो कंफ्यूज, क्योंकि मेरे दिमाग में प्री डिटरमाइंड था कि मुझे ये पुट्टास्वामी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये सारे लिखने हैं। अब वहां जाने के बाद आई डिसाइडेड कि नहीं ये नहीं लिखने, क्योंकि यदि मैं ये लिखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। आई रियलाइज देन आई थॉट कि व्हिच वन देन क्वेश्चन जब देखा तो पता चला कि these 3 आर क्रिमिनल्स, सो लेट अस राइट द क्रिमिनल्स। अनफॉर्चुनेटली आई एम टेलिंग यू कि उस क्रिमिनल में, क्योंकि उस साल 6 क्वेश्चंस लिखने थे आउट ऑफ 100, सो इट वाज द 16 मार्क्स ईच, और मुझे 13 नंबर 12 नंबर 11 नंबर मिले हैं क्रिमिनल में, और जिसमें मैं डैम श्योर था पुट्टास्वामी बहुत मेहनत करके गया था, कनेक्शन था बहुत सारा। उसको जब मैंने लिखा लास्ट क्वेश्चन, और उसमें मुझे मिले मार्क्स 6। So point is this, the moral of the story is this, don't be prejudiced, सेगमेंट वाइज प्रिपेयर कीजिए। और इंटरेस्टिंग मैं ये बताऊं कि वो तीनों क्रिमिनल मैंने पढ़े नहीं थे, जो ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन में पढ़े, ढूंढे और वहां लिखा। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट एंड इट वॉज द फर्स्ट, मतलब पहले मैंने उसी को लिखा। एनीवन कैन इमेजिन कि हाउ वर्स्ट दैट वुड बी द सिचुएशन, बट स्टिल आई वाज स्माइलिंग, आई वाज हैप्पी, आई विल डू दैट। एक पेज से ज्यादा मुझे नहीं लिखना था, जहां से वो मिला। एंड most of the thing I did, the copy from that judgment itself. But not entire paragraph, half of the line, compose them and put it there. Matlab, it's a time taking, what I want to say, it's a time taking, but I did. And that's why I got the only 60 marks in the leading cases. So on the spot strategy का चेंज करना, डिसीजन में ये करना, so बहुत सारा फेलियर था on that end. So मैंने हमेशा कोशिश की कि आप लोगों के साथ वो फेलियर फेस ना हो, so at least उससे नीचे मार्क्स ना आए, उससे ज्यादा जितना आ जाए आप लोग। And the same thing I was tested on another one, नितिन and एक और लड़का है, उन दोनों को हमने ये किया था। They got 83 marks in leading cases. क्योंकि मैं तो दोबारा दे नहीं सकता था, I was 60, मुझे तो सिर्फ एक ही पेपर आगे रिपीट करने थे। On that point of time I was expecting कि प्रोफेशनल एथिक्स में मेरे 70-75 आ रहे हैं, but I have 44। वो मुझे समझने में टाइम लग गया कि आखिर 44 क्यों आया और कैसे आया। मतलब श्रद्धा जी से मैं स्पेशली इस बात को ये कर रहा हूँ, और यहाँ पर यदि श्वेता जी होंगी तो
क्योंकि उसके बाद था कि आखिर गलती कहाँ हुई, समझ ही नहीं आता था कि आखिर गलती कहाँ हुई, वेयर आई मिस। बट वंस आई गॉट द कॉपी, क्योंकि वो 1 महीना लगता है कॉपी आने में, जब तक वो कॉपी नहीं आएगा तो फिर आप अपनी गलती नहीं पकड़ पाओगे। एंड आई डिड एन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि आंसर, प्रोफेशनल एथिक्स के आंसर को आई वाज स्टार्टिंग कनेक्टेड विद प्रीएम्बल एज वेल एज आर्टिकल 19(1)(g) टू प्रोफेशन और अदरवाइज, वहां से मैं कनेक्ट करने की कोशिश की थी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें मुझे बहुत मार्क्स मिलेंगे। एंड इट वाज द लीस्ट मार्क्स अवॉर्डेड इनटू देम, एंड इट वाज द रीजन दैट आई वाज नॉट सेलेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। क्योंकि एग्जामिनेशन को ये फ्लेवर गया कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये नॉर्मल से थोड़ा अलग कर रहा है, तो ये फ्लेवर गया था। मतलब समथिंग मिसमैच टू द अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन जो मैं करना चाह रहा था वो कम्युनिकेट हुआ। So the point is this, just give me 1 minute, just 1 minute, I'm just. अरे सर, एक बारी 131 का क्वेश्चन डिस्कस करें प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 131, हाउ इट इज सिमिलर टू ओरिजिनल सूट्स इन सिविल कोड्स। तो जो हमारा 131 है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके जो 3 पॉइंट्स है ABC, between the government of India and one or more states, between the government of India and any state of states. I'm sorry to interrupt. Yes sir. Let me finish to that particular. Yes sir. इतने सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए किए इतने एलिबरेटली और बिल्कुल पिन पॉइंट है, क्योंकि ये वो मोमेंट होता है जहां पर लोग कोलैप्स करते हैं। Yes sir. और यहीं से आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है सिचुएशन। बट योर थॉट प्रोसेस, यू आर द मास्टर ऑफ रोस्टर ऑफ योर ओन। सर मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि कॉपी में गलती कहाँ है, नंबर क्यों कटे हैं। So वो सारा कुछ अभी निकलेगा। See the thing is कि if something changes is there, then it is okay. मतलब कुछ तो improve होना है उससे। डेफिनेटली सर। So it was, see, every day in discussions we are expanding our horizon, not only question and answer, even the situation handling. This is the important part of this. बंसल साहब गलत बोलो तो बताना। Exactly. Confidence is boosting day by day. तो ये पार्ट है। एकदम से बस अब ये समझिए जहां आपको ब्लॉक लगने लगे या अपने पे डाउट होने लगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ करके आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चंस पे अगेन कम बैक। जब तक आप वहां पे थॉट प्रोसेस उधर जाएगा, यू नो द मोनोटोनस जो ब्रेन की होती है ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है और फिर उसके बाद वो अपने आप रास्ता निकलता है। राइट सर। इसीलिए आई बिलीव सर आई वुड ऐड 2 points to it. Firstly, I would second the thought and it is accepted also. Since the moment I started writing, एक माइंड की कंडीशनिंग हुई है टू थिंक एंड रिट्रीव क्या करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है. दिस फ्लो हैज़ बिकम बेटर वाइल आई एम राइटिंग. और ये सिचुएशन हैंडलिंग, क्या क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये समझ में आता है कि ये अभी आ रहा है, इसका आंसर समझ आ रहा है, इसका आंसर अभी समझ नहीं आ रहा है. बट द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन इज सच, जो हम वन अनकॉन्शियस ब्रेन की बात करते हैं, साइंस सपोर्ट्स इट. वो रिकॉल करता है, वो रिकॉल करता यू है गिव इट जो आपने पहले भी हाँ यू गिव इट अ प्रॉब्लम और उसको छोड़ दो, वो बैक एंड पे उसको रिजॉल्व कर लेगा. सो द सेकंड टाइम विल कम बैक टू इट, आपके पास कुछ ना कुछ मिलेगा. एक और इवेंट में, मतलब मेरे साथ इतने सारे प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में हुए थे, उसके पीछे रीजन था. और रीजन ये था कि आई वाज आल्सो लॉट ऑफ एनर्जी पुटेड इनटू थिंकिंग ऑन दैट कि ब्रेन कैसे काम करेगा, कैसे मैं अपने ब्रेन को कूल रखूं. कोई गाइड नहीं था. अच्छा किस पॉइंट पे फोकस करूं, इसको भी ये भी करके ऐसे ऑर्गेनाइज करूं. सो स्टार्टेड वन बाय वन ऑर्गेनाइजिंग. तो यूनिवर्सिटी भी मैं था, एक्सपर्ट कमिटी भी मैं था जहां मेरे लिए अपना सिलेबस डिजाइन करना था. आई वाज आल्सो द टीचर, मुझे करेक्शन भी करना था. मैं साइकोलॉजिस्ट भी था, डॉक्टर भी था अपने लिए. सो लॉट ऑफ रोल प्ले कर रहा था. और इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं,
ऑन द सेम टाइम मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, 2-3 बार में ऐसा हुआ था कि एक बार में रिपीटेटिवली हो रहा था, तो वो भी एक सिचुएशन था। तो मुझे लगा कि यही प्रॉपर टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट को प्रॉपरली फेस करने के बाद आदमी ढंग से वो कर लेगा, एंड आई डिड, And I would and share. without taking pressure. I would also want to share, sir. I am into this meditation and breathing exercise and stuff. This is a time-tested technique. आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, even if now when you are starting with the study, आप बैठ के 3 से 4 मिनट आंख बंद करके नॉर्मल लंबे रिलैक्स सांस लेंगे, योर माइंड विल सेटल. आपका माइंड इधर उधर नहीं भागेगा. इट विल बिकम फोकस्ड एंड क्लियर इन इट्स थॉट That was the प्रोसेस. technique what I said, कि take a long breath, 3 to 5. It works, sir. It works. आप 5 मिनट 2 मिनट And आंख मेरा बंद मेरा करके ये था बैठें. कि after switching, completing one question to another question, at least 3 ब्रेक तो मैं जरूर लेता हूँ, कि मुझे वो थोड़ा सा वो ब्रेक चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए. सो जो पीक जो है ना यहाँ से ऊपर तक चला जाता है, फिर वापस 0 पे सेटल और फिर रीस्टार्ट अगेन. तो ये भी एक है. Now we are discussing into the different mode. Let us ask the question from others. श्रद्धा जी had asked about 131. So I guess श्रद्धा जी सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, बहुत अदर क्वेश्चंस के भी जवाब आपको मिल गए होंगे. How to handle it? Yes, sir, absolutely. तौलिया दो मुझे दूसरा बताओ. ठीक है, कोई बात. श्रद्धा जी क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज. Question है सर मेरा, what is the scope of Article 131? How it is similar to original suits in civil courts? तो हमारा सर जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कवर. Have you seen this questions to anywhere? No sir. Then where did this came? Sir, from the lectures and I have made out this question. This is Same very question light. from my side as well, sir. I'm also Okay. facing difficulty in writing the answer of the same question. अच्छा, आप भी अनम्यूट करें अपने आप को, अगर आपको भी म्यूट करें. रितु जी, जी सर. प्लीज. जी सर. हाँ जी, अब बताइए. Same question, sir. ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज कंसर्न टू योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, नॉट राइटिंग ऑन द आंसर. उसके लिए एक्चुअली लेक्चर जब हुआ था तो पर्टिकुलरली इस पे पॉइंट किया गया था. हाँ, लेक्चर जब भी होता है ना, वहां पर 2 पॉइंट को वो प्रॉपरली पॉइंट आउट करते हैं और हिडनली करते हैं, बैक टू बैक, सप्लीमेंटिंग टू ईच अदर. जब भी मतलब उनका जो लेक्चर होता है, उस मैसेज को जब आप डिकोड करें, दिस इज पार्ट वन, वो जरूर ये कहेंगे कि आपको समझना चाहिए, आप समझिए इस पॉइंट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी. दिस इज द वन पार्ट व्हिच इज योर इनहेरेंट पार्ट, जो आपके ब्रेन में समझ आ जानी चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, और इसमें डिस्टिंक्शन क्या है. ये अनदर पार्ट वो छोड़ देते हैं, और वो ये होता है कि इफ यू आर अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, you will communicate very clearly. However, this is a very different part. आप समझे वो अलग बात है, लेकिन क्या जो हमने समझा वो एग्जैक्टली हम वर्ड्स में लिख करके नरेट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली उससे कन्वे हो पा रहा है या नहीं. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जो वर्ड और लाइन आपने लिखा उसको आप लिख करके छोड़ दीजिए, एंड आफ्टर एन आवर और वेरी नेक्स्ट डे जब यू विल रीड दिस कंटेंट ओनली, देन आपको लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग व्हिच इज नॉट टच द कंप्लीट. राइट, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डील विद इट. या तो आप बार बार लिख करके उसको रीड करके अपने आप को इन्फॉर्म करें, या फिर दोनों प्रोविजन को आप एग्जैक्टली वहां रिप्रोड्यूस करें. यदि हम प्रोविजन को रिप्रोड्यूस करते हैं तो दिस इज द लॉ, जिसमें कि सारे फैसेट, सारे पैरामीटर्स इनहेरेंट हैं.
और जब हम एक्सप्लेन करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, नीड नॉट नेसेसरली कि सारा पैरामीटर हम डिस्कस करें, वो एक फेसेट को ही डिस्कस करते हैं। फॉर द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, वो एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन यदि हम करते हैं, अब एक एग्जांपल मैं दूं, यदि आप आर्टिकल 21 को देखें, देन आर्टिकल 21 इज द वन लाइन आर्टिकल, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन को देखें तो बहुत सारा कुछ निकलता है। और एक एक इंटरप्रिटेशन, मैं दो सिचुएशन यहाँ पे एनालाइज करता हूँ। आर्टिकल 21 को लिखे बिना उसको समझने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना शुरू करूँ। कितने एग्जाम्पल्स में उसको कंप्लीटली समझा पाऊंगा? शायद 1000 lakhs भी लग जाए। ऑप्टिमली मैं करना चाहूँ तो 5 लाइन लिखूं, उसके लिए भी मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा, उस जजमेंट में ये लिखा है, उसमें वो लिखा है। तो बेटर ये है कि मैं एक लाइन में पहले वो आर्टिकल को रिप्रोड्यूस करूं, 21 वन लाइन है, और देन उसके बाद में जो मैं कहना चाहता हूँ वो हमारे रेफरेंस में ही उसी के इंटरव्यू अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखता चले। यू नो दैट देयर आर टू अप्रोच। वन, एक गणेश का है और दूसरा कार्तिक। जी सर। मैंने दोनों अप्रोच पे आपको बतलाया। यूजुअली जो नॉर्मल कोर्स लिया जाता है वो कार्तिक का है। कार्तिक का दिया जाता है, लेना गणेश जी का है। इफेक्टिव है। यू पीपल फाइंड आउट द मीट बिटवीन अनदर वे जो आपके लिए रेफरेंस हो। सर बट कई बार सर गणेश जी की जब परिक्रमा कर रहे हैं तो ये मिल नहीं रहा। ये तो आपने बोला ना, यहाँ आपके सामने आर्टिकल है, यू आर लिविंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। शिव और पार्वती आपके सामने है, आपको वो नहीं दिख रहा जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक। सर इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन में और मेरे को 2 क्वेश्चन और है जिसमें now I am coming to your question. I'm sorry, it was the income. दूसरी जगह पे lost कर गया। Difference between the suit before Supreme Court and otherwise. मैंने आपको एक आर्टिकल वी जीवन रेड्डी का जो रिपोर्ट था उसका एक्सट्रैक्ट 131 पे हमने दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखिए। उसके सारे फैक्ट्स वहां पर दिए हुए हैं। कंसर्न टू 131 तभी इन्वोक होता है जब कोई भी रेमेडी ना हो, ना बचे। कंसर्न टू फेडरल एंटिटी एंड ऑल, और उसके बहुत सारे लिमिटेशंस, वो सारे लिमिटेशंस अदर सूट्स में नहीं है। और जहां तक सूट है, दिस इज अ ट्रायल। ट्रायल का मतलब यहां पर ये है कि फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर ये डील किया जाए। एक डिफरेंस तो आपको सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए, और मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि कोई भी सूट किसी भी कोर्ट में फाइल हो, एटलीस्ट उसका एक एपलेट प्रोविजन तो है, अपील तो उसको मिलता है। बट 131 में 131 का अपील कहाँ है? अभी मोदी जी ने रोवर भेजा है चांद पे, पॉसिबल नहीं है सर, उसका तो है ही नहीं कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायद स्कोप हम कह सकते हैं कि आगे पॉसिबिलिटी है बचा हुआ, बट टिल नाउ नहीं। सो दिस इज अनदर डिफरेंस, है ना। इस तरह से आप ढूंढे ना, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यू नो, मतलब ये जो मैंने डिफरेंस निकाले हैं उसके लिए बेसिस पकड़ा है अपील। लास्ट रिजॉर्ट है तो अपील नहीं है। तो यहाँ तो ये मेरे ब्रेन में डाउट आया तो मैंने चेक कर लिया तो पता चला नहीं, है ना। प्रोविजन यहाँ दूसरे सूट्स के लिए है जिसका राइट इन्फ्लुएंस हो जाए। यहाँ पर सूट का क्वेश्चन ये है कि यहाँ गवर्नमेंट एंटिटी हो और अदर ये नहीं हो, क्या बोलते हैं, रेमेडी अवेलेबल ना हो। क्योंकि रेमेडी अवेलेबल हो तो पहले वहां जाओ, फिर उसके बाद उसका अपील होगा, वो सब एक्सरसाइज करके आओ। तो दिस इज समथिंग लास्ट ऑप्शन। ये सारे डिफरेंसेस है जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं, ऑन द स्पॉट आपके ब्रेन में आता चलेगा।
थोड़ा सा मतलब लेटरल थिंकिंग वहां से हट करके ऊपर से जरा आप देखें, लोकस चेंज करके, तो पता चलेगा। भीड़ में आप खुद उसके साथ बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा वो लॉस्ट लगता है, उसको साइड में रख करके ऊपर से देखे तो सब दिखता है। Yes, I sir. guess I answered clearly. And now you are supplementing part. सर एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन है, आई नो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सवाल छोटा नहीं है, एवरीथिंग आर इम्पोर्टेंट, कंटिन्यू। एक क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वर्सेस जुडिक्शन ऑफ आर्टिकल 129। यस यस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड आर्टिकल 129, इसकी थोड़ी लंबी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जब इनएक्टेड हुआ था, इट वाज अराउंड 71 और 73 आई गेस। उसको आप देखिएगा, वहां पर पता चलेगा। लेट मी जस्ट 71 sir, 71 कंटेम्प्ट ऑफ केस 71, Act 70 of 71। 71 से पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल होता है? उस समय होता था ये 215, आर्टिकल 215 एंड आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये एक्सरसाइज होता था फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। और उसमें बहुत सारे ट्रेंड्स निकल रहे थे, और वो ट्रेंड समथिंग कन्विंसिंग और समथिंग अनकन्विंसिंग, यानी कंटेम्प्ट के पावर का एब्यूज एंड मिसयूज दोनों सामने आ रहा था। देन पार्लियामेंट मेड द एक्ट 1971, और उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट इज देयर, क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड सिविल कंटेम्प्ट। बहुत सारे प्रोसीजर्स लेट डाउन किए और डिफाइन किए और जुरिडिक्शन सेट किया, और अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटी वगैरह 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 सब कंटेम्प्ट कोर्ट में सेट किया फॉर द डिफरेंट पर्पस। ठीक है, नाउ यहाँ हो गया। उसके बाद इसके तहत कंटेम्प्ट के इंस्टेंस एड्रेस होने लग गए। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कोर्ट के सामने एक इंस्टेंस वीसी मिश्रा वाला है, और वीसी मिश्रा में कोर्ट ने कंटेम्प्ट पे एक्शन लिया। वो एथिक्स का पार्ट है। कोर्ट ने एक्शन लिया और उनको लाइसेंस कैंसिल कर। नाउ एससीबीए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस है 19, डिफरेंस के में है, मैंने भी अपने नोट्स में दे रखा है इसी तरह का। इसमें कोर्ट के सामने एससीबीए ने ये क्वेश्चन पुट अप किया कि डज यू जस्टिफाइड विद दिस पार्ट और नॉट, मतलब जहां पर आर्टिकल हो, स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो, प्रॉपर पीनल प्रोविजन है 35 में कि उसको क्या पेनल्टी देना है, तो आप उसके डोमेन में इंटर नहीं कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ 129। कोर्ट ने उसको तरीके से डिस्कस किया है, और अल्टीमेटली फाइंड आउट, इसकी इस पर फाइंडिंग ये है कोर्ट की, कोर्ट ने हेल्ड किया कि एनी टाइम आर्टिकल 129 is an constitutional provision which cannot be curtailed by any statutory provision. Supremacy over a statutory provision is of constitutional provision, number one. But at the same time, once statutory provision में यदि कोई remedy and proper available हो, then court should restrain from exercising of 129. It's a very interesting part, ना? Yes, sir. सुपर पावर हम तब तक यूज नहीं करेंगे जब आप उसको यूज ना करें। लेकिन एक बात है, सुपर पावर तो सुपर पावर है, आप ऐसे तैसे उसको कन्फाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इट वॉज द ब्यूटीफुल जजमेंट एंड स्टिल रेशियो इज वर्किंग। सो इस केस में वो 129 की जो कंफ्लिक्ट है ना स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, वो अपने जगह पर है। कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी इंपावर करता है कंटेम्प्ट, बट अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑल एंड दैट एंड लिमिटेड पार्ट है। बट कोर्ट
129 एक्सरसाइज कर सकती है, इवन रीड विथ 142 भी एक्सरसाइज कर सकती है। और ये जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज हो, अब जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कहते हैं ना कि पनिशमेंट मोस्टली 1 ईयर का होता है कंटेम्प्ट, पर हमने देखा है हमारे सामने का केस, और यहाँ पर अभी हमारे एक मित्र भी हैं जो उस केस में थे साथ में, सहारा का केस था वो। सहारा को वही केस से कोर्ट से जेल भेज दिया गया था एंड इट वाज केप्ट इनटू द लॉन्ग टाइम। इवन जस्टिस कर्णन का केस था, एक जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट इन्वोक किया गया था। इट वाज एक्सरसाइज अंडर आर्टिकल 129 रीड विथ 140। तो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि चूंकि एक्सेप्शनल जो सिचुएशन होते हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हमारे लाइफ में होती है अनएक्सेप्शनल नॉर्मल पार्ट का, कि वी आर फेल टू थिंक, और मैंने उस तरफ सोचना बंद कर देते हैं कि सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशन में अराइज एंड कोर्ट में डील अकॉर्डिंगली। ट्रायल कोर्ट में तो इस तरीके की बातें नहीं आती, इवन हाई कोर्ट तक, बस सुप्रीम कोर्ट में ही ये होता है। तो एज ए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एग्जामिनी, हमको वो एक्सेप्शनल पार्ट को लॉस्ट नहीं होने देना है, कोने में बचा करके रखना है, और ध्यान रखना है कि कोर्ट कैन डू दैट along with all the normal course. I guess Rituji, I answered your question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. So many doubts in this question. You cleared it. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, Now- I have 2 more questions if you allow me. I'm sorry, I'm not. Please continue, because मैंने ये सेशन ही इसीलिए रखा है, question first doubt clear. So during the lecture, ma'am was telling about procedure of translation. अच्छा, तो how do we define, like अगर 5 नंबर का आता है तो कैसे इसको आंसर करें? ये मतलब मुझसे आप पूछे, मेरे सामने ये क्वेश्चन आए तो मैं तो कुछ भी वहां पर जो मन में आएगा, जो जस्टिफिकेशन हाँ, लगेगा वही like ये तो इस क्वेश्चंस को आंसर करना तो कहीं टेक्स्ट में मिलना नहीं। जी तो it's totally based on practical अदर थिंग knowledge. इज दिस, इन द सुप्रीम कोर्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन यदि करें तो ये पार्ट यहाँ है। यहाँ एक चैलेंजेस है यहाँ कोर्ट के सामने, इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से और डिफरेंट लिंगुअल पार्ट से जजेस यहाँ पे आते हैं, और डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट लैंग्वेज भी चलता है। सुप्रीम कोर्ट है, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और उस जगह पे मान लीजिए someone is well versed in Bengali, और वहां पर तमिल का एक पेपर डॉक्यूमेंट या आ गया, ये एक कोई डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, which is the most important part for the adjudication. तब क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा एक पार्ट, कोर्ट को कहना पड़ेगा कि वापस ट्रांसलेशन, एक ऑर्डर पे ट्रांसलेशन लगेगा, फिर 5 दिन के बाद ट्रांसलेशन पड़ेगा, अननेसेसरी अनड्यू डिले है। ये सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए इन्होंने कह रखा है कि जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, इवन इन हिंदी, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो हिंदी से भी अपना पॉसिबिलिटीज आर देयर, और वो आपके केस को प्रोसाइड कर रहे हैं। उनकी जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग पे डाउट नहीं किया जा सकता, दे आर वेल वर्स्ड, इंटीग्रिटी इज वेरी क्लीन, और आप चाहते हैं कि वो डिसाइड करे, तो उनको प्रेजेंट करने के लिए, तो इसके लिए इसी केसेस के थ्रू, एक सर्कुलर के थ्रू एक प्रैक्टिस में आया कि जो भी डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे, एवरीथिंग वुड बी ट्रांसलेटेड। और इसका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट रूल्स में आप जरा ढूंढिएगा, जनरल पार्ट 1 में एक जगह होगा कि सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड यहाँ जाने। नाउ ट्रांसलेशन का जो पार्ट है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चैलेंजेस बतला दिए। अब वो दूसरे साइड को अब देखिए, दूसरा साइड ये है कि यदि ट्रांसलेशन की बात, और ट्रांसलेशन में वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूं, वो एग्जांपल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर किया है कुछ ही दिनों पहले कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट हिंदी में और अदर लैंग्वेजेस में आएंगे, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारे एजेंसियां जो कि
टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज करके ट्रांसलेट करना शुरू किया। एक एजेंसी जो मेरे नॉलेज में उन्होंने काफी ज्यादा पेजेस, आई गेस अराउंड 20,000 25,000 पेजेस को ट्रांसलेट कर दिया, कई जजमेंट का, और इवन मोर, आई डोंट नो एग्जैक्टली फिगर, बट एक ह्यूज अमाउंट में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। और ट्रांसलेट करने में बाद में आफ्टर सम टाइम, यानी 6 months लेटर, कोर्ट रियलाइज वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो है ना, उसको उन्होंने हिंदी में क्या शब्द अडॉप्ट किया था, न्याय का गर्भपात। तो इंटायर डॉक्यूमेंट अपलोडेड पूरे दुनिया के सामने था और ये शब्द के साथ था, जहां कहीं भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था, एंड इट इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंट वर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसके जगह पर हिंदी में वो वर्ड लिखा गया। जैसे ही वो आइडेंटिफाई किया गया, उस वेंडर को, ट्रांसलेटर को बुलाया गया, वापस उसके सारे ट्रांसलेशंस को मैनुअली चेक करके वापस कंफर्म कराया गया। Certainly it was not intentional, but that sort of carelessness is not acceptable. मैं ये कहना चाह रहा हूं, that sort of disaster can be happen once someone casually translate the document. So the translation भी important. इसीलिए कोर्ट क्या कहती है कि look, this is the panel of official translator, आप वहां से ट्रांसलेट करवाओ और उसकी सर्टिफिकेट लगाओ। कहीं रूल में मेंशन है, आप जरा देख लीजिएगा प्लीज। इवन सुप्रीम कोर्ट के पैनल पे ट्रांसलेटर है। हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एग्जम्पशन फ्रॉम ऑफिशियल ट्रांसलेशन का एक एप्लीकेशन लगाते। इट इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंट, ऑलमोस्ट 99 SLP में ये डॉक्यूमेंट, ये एप्लीकेशन जाता है, और वहां पर हम ये कहते हैं कि इसका मुझे वेव कर दो, इसलिए क्योंकि ये मैंने किया है, एक्सपर्ट ने किया और ढंग से किया, केयरफुली किया। तो दिस इज कंसर्न टू द ट्रांसलेशन। पता नहीं इतना टाइम डिजर्व करता था या नहीं आपके आंसर्स को करने के लिए, बट मुझे लगा कि इतना रिक्वायर्ड है, दैट आई शेयर्ड इट। Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, I have a small question, sir. बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है सर, बट आई थिंक सर the question is why 32 is placed in part 3rd of the constitution and 2 to 6 in part 6 of the constitution. Just a minute प्रियंकर, अभी मैं आपको पहले स्क्रीन पर लूँ ना, कि मुझे अभी छोटा देखने में मेरा आंख दर्द कर रहा है, इसलिए चलिए प्लीज नाउ कंटिन्यू। Sir, why 32 is placed in part 3rd and 226 is placed in part 6 of the constitution? Why 220? Why article 32 is placed in part 3rd of the constitution and article 2 to 6 in part 6 of the constitution? Okay. One, that it is a fundamental right, sir, that is understood. This is a very simple answer. If you will see the index of the constitution, बहुत पहले मैं ये बात आपको मैं डिस्कस करना चाहूँ। You know, first of all, I started understanding the constitution. सबसे पहले मैंने उसके इंडेक्स पे, कंटेंट पे टाइम दिए थे, उसको समझने का कोशिश किया था कि how this is divided into the part and chapters. Yes, sir. And what was the logic behind it? यदि इस चैप्टर्स को हम रिसफल कर दें तब क्या होगा? मैं आपको उसके फाइंडिंग पे ध्यान लाना चाहता हूँ। दिस इज द फेडरल स्ट्रक्चर्स का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राइम कंसर्न पार्ट है, दिस इज द प्रीएम्बल, राइट? Yes, sir. प्रीएम्बल को जब आप रियलाइज कराने लगेंगे तो सबसे पहला पार्ट जो डिस्कस किया हुआ, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट? और उसके अंदर ही दूसरा पार्ट आ जाता है डायरेक्टली सिटीजनशिप, and third part is the fundamental one. So the thing is this, it was arranged like this. This is the union का एक part होगा, structural territorially ये part है, और इसके अंदर जो individual live entity है जिसकी sovereignty involved है, that is the citizen, right? Yes, sir. और citizen का जो first part है, जो which should not be encroached by anyone, that is the fundamental right. So this is logically in sequence. Now, who will infringe it? State will. Authority, other authority जो larger context में बनना शुरू होता है,
और जब आप अथॉरिटी को बनाएंगे और नेशनल लेवल की बात करते हैं, देन ऑटोमेटिकली कम अप विद Article 12. जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लिए कि इनके राइट को इंक्रोच नहीं करना, दैट इज पार्ट 3. सो पार्ट 4 इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कि उनको करना क्या है, उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल. तो लार्जर अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, उनको करना क्या है, उनके लिए गाइडलाइंस है स्पेसिफिकली फॉर देम कि आपको जो है ना ये सारा कुछ करना है. दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इतना जब हो जाता है, देन नेक्स्ट अगला स्टेज है ये स्ट्रक्चर डिजाइन करना कि यूनियन का स्ट्रक्चर कैसा. दिस इज चैप्टर 5 पार्ट 5 द यूनियन. Yes, sir. नाउ जब यूनियन के पार्ट को आप जाएंगे, दिस इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस चैप्टर. दिस इज द एग्जीक्यूटिव as well as legislative purpose. After that, the union judiciary, then CAG. This is broader structure of union in terms of Article 1, territorial. Article 1 and 3 भी कह सकते हैं. तो पार्ट 1 कह लीजिए. यूनियन ये, तो यूनियन का एक यूनिट है, इसके ये सारे पार्ट हैं. एंड द सेम थिंग इज रेप्लिकेटेड देयर आफ्टर इन चैप्टर 6 व्हिच इज कंसर्न टू द स्टेट. Am I correct or wrong? Yes, sir. वहां भी ये पहले एग्जीक्यूटिव स्टेट का कैसा होगा फॉर ऑल द स्टेट्स, देन स्टेट लेजिस्लेशन कैसे चलना है, देन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जिस तरह से यूनियन में था उस तरह से. देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट देयर इज द यूनियन जुडिशरी इन चैप्टर 5. एंड फाइनली वन टर्म्स इज देयर सबऑर्डिनेट कोर्ट व्हिच इज एडिशनल इनटू देम, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर ही होता है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट है नहीं, वो कोई आर्टिकल डिफाइन नहीं कर रहा है. Right, sir. There is the union territory. Next. So, under this scheme, obviously 226 will shift later. It would not be in the part of part 3. Am I right or wrong? Now the next, थोड़ा सा मैं और आगे चलूं, तो इसी स्टेट को मतलब टेरिटोरियल पार्ट को 3 लेयर्स में यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ लोकल अथॉरिटी 3 लेयर्स बनाया गया ऑन द सेम सेट ऑफ थिंग्स. पूरे इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो एक नेशन है, ओनली वन. कोर पार्ट पे अब देखें, इसी नेशन को डिफरेंट स्टेट में ब्रेक किया गया है, आइदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी. Yes, sir. Union territory is talking about part 8, just after that, right? After that state, so Part either 8, this or that, माने जहाँ यूनियन टेरिटरी है वहाँ स्टेट नहीं है, जहाँ स्टेट है तो वहाँ यूनियन टेरिटरी नहीं. This is another layer on the same set of citizen on the same set of land. And the third part is the local part, either panchayat or municipal corporation. Isn't it? तो Yes, sir. तीनों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है. जब इसको आप समझेंगे बहुत मजेदार चीज है. तीनों के जुरिडिक्शन भी इसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाता है. नेशन जो है वो इंटायर है. सो एक सर्टेन इश्यूज यदि कोई डील किया जाता है पार्लियामेंट में, इट मे बी अ नेशनल इश्यूज, बट हमारे गली मोहल्ले में जो पानी बह रहा है उसका उससे कनेक्शन नहीं हो सकता. सो इश्यूज सेंट्रिक इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है या प्लेस किया गया इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. इंटायर नेशनल लेवल, देन स्टेट लेवल जो लोकल सेमी लोकल इश्यूज यू कैन से, एंड एग्जैक्टली सिटी लेवल challenges है कि कचरा कहाँ निकालना है, पानी. Municipal level, sir. Yes. This is the local what is panchayat and municipal corporation as per the requirement. Now another part, another more governance level is there. This is the 3 layer of governance, and the 4th layer of governance, which is not the government centric, this is the citizen centric, and it is called cooperative society. This is the need of the section. We are not capable to do that. Do your own. तो आप अपना एक सोसाइटी बनाइए, उसकी पॉलिसी बनाइए, गवर्नमेंट बनाइए और चलाइए अपने लिए. कोऑपरेटिव सब्जेक्ट ये है कि वो फेयर होना चाहिए, एंड इट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ. 19(1)G में ही है, कोई और है उसमें ABC में कहीं स्टैंड कर.
So this is the another level. और इस ये मतलब स्ट्रक्चर पे जब जाएंगे देन शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब आ जाता है. आफ्टर once you will come to chapter part 11 of the constitution started from article 245. This part 11 is specifically talking about the relationship between the state and center. ये जो 3-4 लेयर है ना, इसके बीच का रिलेशन कैसे होगा, और इसके लिए शेड्यूल 8 शेड्यूल में वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बोथ आर डेल्ट देयर. तो स्टेट कुछ कर सकती है जो सेंटर नहीं, सेंटर है जो स्टेट ने, वहां के अंदर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट लिस्ट टू मेक द लेजिस्लेशन एंड ऑल. So this is the relationship between the layer, state one layer to another layer. और even state and municipal का जो layer है वो state list का ही part है. मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा. Now next question is there. मैं 2 मिनट और इस पे लूंगा. Constitution उसके बाद आती है part 12 पे जाता है. अब वो ये कहता है इन सब के लिए पैसे तो लगेंगे, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? सारा सिस्टम चलाने के लिए पैसे तो लगने हैं, तो पैसा आएगा कहां से? तो उसके लिए प्रॉपर्टी फाइनेंस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, कहां से आप बोरो करेंगे, कहां से आप फाइनेंस लेंगे, आप कैसे टैक्स लगाएंगे, कैसे टैक्स हटाएंगे, ये सारा चीज हो जाएगा. आफ्टर दैट कम टू द पार्ट 13. पार्ट 13 में मैंने आपसे ट्रेड एंड कॉमर्स की जब बात करते हैं तो वो इंटरनेशनली भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप को आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, इवन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो पार्ट 8 में डील किया हुआ है. Then next part is we the people, for the people, by the people. मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा कौन होगा, कौन गवर्नमेंट चलेगा, आईएएस या बाबू या अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर, व्हाटएवर इट वुड बी, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होना है, गवर्नमेंट का हिस्सा वो सिटीजन कैसे बनेंगे, which is dealt in article part 14, which is service under the state. और उसके लिए वो पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सर्विसेज. You know the entry point is article 309 and the exit point is article 311. मतलब कैसे आप सिस्टम में लाएंगे, वो आर्टिकल 309 की बात, गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे बनाएंगे, आइदर स्टेट और सेंटर. और जब उसको गवर्नमेंट के लिए फिटनेस नहीं है तो उसको आप बाहर का रास्ता दिखाएंगे बाय प्यूनिटिव एंड पनिशमेंट. दिस इज आर्टिकल 311. वो प्रोसीजर फॉलो करके आपको निकालने हैं. And certainly after that इतना सारा हो जाता है, then governance कैसे चलेगा, गवर्नेंस चलाने के लिए आपको इलेक्शन कराना है. So for that purpose the part 15 is there, that the election commission independent body. I'm sorry, अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत पका लिया आप लोगों को. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. So this is the well organized and I guess this is properly organized. और वो सीक्वेंस था, इस वजह से उसको वापस पोजीशन वहां पर not Right, sir. now. अब मैं आंसर करने के बजाय आप लोग आपस में क्वेश्चन और आंसर कीजिए. आई वुड लाइक टू लिसन. एनी मोर क्वेश्चन प्लीज. I believe nobody. That is good. So time भी हो गया. So let us leave now. We will meet tomorrow. Or casually want to discuss then. Bansal sir. हाँ, we can leave. Just one question is remaining. Somebody asked that was the difference between practice and procedure. I have given answer according to the CPC के whatever is being used in our this practice, that is a practice, and apart from this. भाई साहब मैं थोड़ा सा इस पे लाइट देना चाहूंगा. बंसल साहब आपको रोक करके हमने एक एग्जांपल दिया था चाय कैसे बनाया जाए. डन हो गया डन. वही मैंने वैसे एग्जांपल दिया. ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताऊं, चाय बनाने वाले एग्जांपल से मोरल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था ना. यस, उत्कर्ष पांडे जी प्लीज. हाँ सर, मुझे एक अपील के बारे में पूछना था. ये ड्राफ्टिंग का ये डिक्लेरेशन जो आपने बताया था 133 132 में जो देना होता है, तो उसमें सर वो हम कैसे उसको स्टेट करेंगे कि द पिटीशन डिक्लेयर्स दैट अंडर, जैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे आता है ये 133 में ही है जैसे, या 134 का है,
उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से प्रिसाइसली क्वेश्चन पे पॉइंट कीजिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 134 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है ना कि ऐसे हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर फॉर इक्विटी, तो इसमें सर हमको ये इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि द पिटिशनर डिक्लेयर्स दैट द हाई कोर्ट हैज रिवर्स्ड द ऑर्डर ऑफ इक्विटी ऐसे करके सर। से उत्तर से यहाँ पर देखिए, फैक्ट इटसेल्फ रिवील्स ना, इम्पुग्न्ड ऑर्डर इटसेल्फ रिवील्स नहीं। हाँ सर, यहाँ इटसेल्फ रिवील्स ना। नहीं सर, जैसे मैंने आपसे एक बार शायद एग्जैक्टली वी नीड टू यू नो इन द फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं ना, जैसे एसएलपी को 1 मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन पे लूँ मैं, आपको ये बता दूं, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे लूँ, एंड देयर इज दिस, ये लो, अब स्क्रीन पे ही वो नहीं आएगा। I'm sorry, I cannot take this, but I'll give you the example. Just a minute, let me attend it. Okay, it's not. Some problem is there. हाँ, आप देखते हैं Form 28 is there, what we have in our hand. Yes sir. There is a para 1 of Form 28. ठीक है सर। Which is talking about impugned order, right? On that place itself you can write, this is the case of reversal and awarded the sentence of this, and that exactly that paragraph is dedicated for the introduction of the impugned order ना। हाँ सर, जैसे पर मैंने आपसे एक बार पूछा था, शायद आपसे मेरी फोन में बात हुई थी, तो मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था 131 से रिलेटेड, तो आपने बताया था कि उसमें भी हमको ये बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एटलीस्ट एक देना चाहिए कि क्यों ये सेक्शन हम इन्वोक करते हैं। एक पैराग्राफ, क्योंकि अपील में नंबर ऑफ पैराग्राफ इज नॉट फिक्स, सो 1 पैराग्राफ आप लिखते हैं ना कि दिस इज द जुरिडिक्शन, दिस जुरिडिक्शन इन्वोक करते हैं और ये यहाँ एप्लीकेबल है। जी सर। ऐसे रिट में हम लिखते हैं ना, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, we are invoking this jurisdiction, petitioners is invoking this jurisdiction because of such and such reasons. जी सर। तो उसी तरीके एक लाइन वहां पर, और एग्जैक्टली लाइन में मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, मैं एक फ्लेवर बता रहा हूँ कि कहाँ प्लेस होगा और कैसे होगा, बट वी कैन डिक्लेयर इट। किसी भी डिक्लेरेशन के साथ आप वहां पर उसको एसोसिएट कर दीजिए, खास करके जहाँ अपना लोकस और जुरिडिक्शन दोनों आप। तो सर ऐसे तो जो ये 132 में भी स्पेशली द प्लेस इज द पैरा 1, पैरा 1 अच्छा, प्लेस, वहां पर आप नरेट कर देंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट। तो वो जो सर आप पैरा बता रहे हैं, जो वो तो उसी में ये लिखना ही पड़ता है, जो मतलब जो भी अपील करें, अगर फाइल करते हैं, अगर क्या कहते हैं एसएलपी भी होता है, उसमें भी होता ही है, और दूसरा रिट का भी, और उसमें भी होता है, पीआईएल भी होता है, वही तो वही चीज। मैं भी किसी पिटीशन में ढूंढूं तो वही ढूंढूं, एग्जामिनर भी ढूंढेगा वहीं पे जाकर के, तो उसको वहां मिल जाए तो ये फर्स्ट इंस्टेंस में वो चीज मिल जाए तो लगेगा अरे वाह, इसको तो ये नंबर तो पक्का। ठीक है सर, ठीक है, अर्थ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ बंसल साहब, मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर में कि चाय बनाने का जो एग्जाम्पल हमने दिया था, उसमें 3-5 इंग्रेडिएंट हमने पिकअप किया था। फर्स्ट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी चीनी, चाय पत्ती, पानी, जो 1 टाइम यूज हो रहा है। अनदर वाज द टूल्स, पैन, गैस, स्टोव एंड सो मेनी थिंग्स, इवन द लाइटर एंड ऑल, जो मल्टीपल यूज होता है, बट हम उसको उसके बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। समथिंग इज मैंडेटरी, समथिंग इज एडिशनल। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पैन पकड़ने के लिए होता है, कुछ लोग मतलब जुगाड़ से भी उसको पकड़ लेते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो समथिंग इज मैंडेटरी, उसके बगैर नहीं होगा, बट समथिंग इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वीनियंस। सो दीज आर द टूल्स। नाउ केम टू द पिक्चर इज टूल्स, टेक्निक्स, कि चाय बनेगा कैसे। आप यदि किसी किताब को उल्टे फूड का, तो एक सर्टेन प्रोसीजर लिखा हुआ,
कि पहले ये करो, इतनी देर तक ये करो, ये ऑब्जर्व करो, उसके बाद फर्स्ट टाइमर कैसे उसको अप्रोच करें. सो दीज आर द प्रोसीजर which is let down, which is the standard. But every time बंसल साहब अपने घर में चाय बनाते हैं? बनाता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, पोहा बनाता हूँ. कभी फॉलो करते हैं प्रोसीजर को, अपना ही प्रोसीजर को दूसरी बार? नहीं. No, not at all. तभी वो सही बनता है. That is the practice. So procedure which is let down, अब हम लॉ की बात में करूं, procedure which is let down in the statute book is the procedure, and proper exercise of that procedure may not be exactly equal, but ultimately in consonance of the objective achieved. टेक्निकलिटी कितना इंपॉर्टेंट है वो नहीं, जिस चाय बनना इंपॉर्टेंट है. अब आपने कुछ देर गर्म किया और किसी ने उसको कुछ ज्यादा देर गर्म कर लिया तो चाय के टेस्ट पे थोड़ा फर्क पड़ गया, और उसी हिसाब से कई बार वो स्टैंडर्ड बनता है और लोगों के चॉइस का पार्ट बनता है. इट मे बी, बट अल्टीमेटली इट्स अ टी. सो द प्रैक्टिस पार्ट मे बी डिफरेंट, But it has not been. not exactly with that, might be, but उसके जो मिनिमम पार्ट है वो तो होने ही चाहिए प्रोसीजर्स के. But something might be improved or something might be very refinedly changed. That is the practice. So आप एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, दूसरा एग्जांपल मैं ये दूं, प्रोसीजर में लिखा हुआ है फॉर्म 28 ऐसा होना चाहिए, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार सर्कुलर आए, नोटिस आए और वो आया, और जो प्रोसीजर है जो 145 के तहत बन रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट रूल्स, दिस इज अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट, बट द हैंडबुक इज नॉट अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. इट इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिकली रजिस्ट्री को दिया गया है कि ये सब चीज चेक करो, थोड़ा आगे पीछे भी हो तो कोई बात नहीं, आगे पार करो. Even the curative petitions has not been approved by the President of India. Exactly. But order is there, man. Order is there. Petition is not there. But that has not been approved by the President. So practically आप जाते हो कोर्ट के सामने, थोड़ा कम भी रहे, थोड़ा ज्यादा भी रहे, वो मतलब नहीं, बट ऑब्जेक्टिव पर्पस होना चाहिए. ऐसा ना हो कि टेक्निकलिटी को इतना हार्डली पकड़ लें कि आगे का सारा ऑब्जेक्टिव भी डिफीट. So that technicality is for the synchronization, for the support of the objective. और कई बार टेक्निकलिटी यदि ऑब्जेक्टिव को ही ऑब्स्ट्रैक्ट करने लग जाए तो वो टेक्निकलिटी को हटा देना चाहिए. सो टेक्निकली जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी चेक होती है. अभी एक जगह सिक्योरिटी चेक है, कहां पे, जहां पर आपको प्रॉक्सिमिटी चेक हो रहा है. अब वो चेक वहां पर भी एफ गेट पे भी लगा दिया जाए और डी गेट पे भी लगा दिया जाए, और वही चीज मतलब कोर्ट रूम में एंट्री के समय भी लगा दिया जाए. तब क्या होगा कि कुछ टेक्निकलिटी कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं डिफीट हो जाएगा. आप कहेंगे ना इसकी क्या जरूरत है. सो यू नो टेक्निकलिटी शुड बी इन कॉन्सोनेंस में. कहां सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और कौन क्या लेकर के आया. Subsequently, they have taken concurrence on the exactly. 2014. They have taken. तो लॉट ऑफ रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है. सो टेक्निकलिटी मस्ट बी इन सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव. इस केस में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ सिक्योरिटी है, सिस्टम की सिक्योरिटी है. कल को वहां थ्रेट आ जाएगा तो फिर आप देख लीजिए, मैंने आईवी रिपोर्ट यदि इंटरनल कुछ है कि कोई ब्लास्ट करने का कहा हुआ है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसके लिए पूरा प्रोसेस डिले होगा. बट दैट इज रिक्वायर्ड, बट इट नॉट बी द रेगुलर हैबिट. उसका डेली का हैबिट बना ले तो वेस्टेज ऑफ टाइम. तो सिचुएशन सेंट्रिक है ये सारी बात. तो कब आपको लिबरल होना है और कब होना चाहिए, बट कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्टिव के साथ से. But I've gone through the entire SCR, but there is nothing on record which indicates that this is the order. These are the rules. SCR की बात कर, मैं सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी पे आपको ले आया, अभी चाय तक पिला दी. अरे नहीं, वो ठीक है, पर इसका कोई ऑर्डर और रूल नहीं है. So what is the example? The moral of this is this कि practice क्या है? Practice is for procedure. सर मुझे क्वेश्चन और पूछना है.
So difference between the practice and procedure, the more in what mode and manner आप exercise practically कर रहे हो, that is the practice. हाँ सुधा जी प्लीज. सर जब रजिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को लेके तो विभा मखीजा मैम ने क्वेश्चन बोला था व्हाट इज द स्मॉल डिस्टिंक्शन बिटवीन दी सूट्स इन द सिविल कोड वर्सेस प्राइवेट लिटिगेंट वर्सेस ऑफ द स्टेट्स. नहीं वो तो वेरी क्लियर है. मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको दिया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 131 के सूट में कोई भी प्राइवेट पार्टी एक्सेप्ट स्टेट एंटिटी यानी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई भी एमसीडी भी पार्टी नहीं बन सकता, ना ही कोई प्राइवेट पार्टी बन सकता. वो जजमेंट है उसके साथ लिखा हुआ है. और यदि कोई आएगा तो इज लायबल टू बी डिसमिस्ड. जबकि प्राइवेट में प्राइवेट राइट डिसाइड होता है, क्योंकि यहाँ जो राइट डिसाइड हो रहा है वो एंटिटी का राइट है, फेडरल एंटिटी का राइट है ना. यस सर. वहां पर तो किसी भी जो भी राइट होल्डर है, तो दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन देम. यहाँ प्राइवेट पार्टी बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहां बिल्कुल अलाउड है. उसके बगैर चलेगा नहीं. यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर सर. वो तो वहीं से क्लियर है. आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डॉक्यूमेंट है. अजय जी सर वो छोटा डॉक्यूमेंट है, वो टेरर डॉक्यूमेंट एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिक भी है. क्योंकि जीवन रेड्डी सर तो उनकी कमीशन में बना हुआ है, तो अपने आप में ऑथेंटिक है. Anyone? Any more? Sir, I believe and I would want to reassure जो all the aspirants and co-candidates जो भी documents. सर रुकिए मैं थोड़ा सा मैं पूछ लूं अभी और मैं अपने आप को पहले अनपिन करूं. भरत जी. यस सर. जरा म्यूट कीजिए अपने आप. यस. कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर. अजीत सर प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें. कल मैंने आपको रोका था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को, उसको थोड़ा एक्सपेंड मुझे करना था. किस हद तक मैंने एक्सपेंड किया मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ. मेरा आंसर कुछ वैल्यू एडिशन था या जस्ट टाइम पास हो गया? कौन सा राजू जी? अरे वो जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट का जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिया था थोड़ा टाइम. नहीं आपने सही बताया था, वही तो मैं बोल रहा था कि वो प्रोफेशनल जो कि एलिबरेटेड है और डिफाइंड है. हमारे एडवोकेट सेट में तो अनलिमिटेड है, तो सारे मिसकंडक्ट में भी आ रहे हैं. वो कोर्ट जो देख लिए कंटेम्प्ट भी कर दिया, मिसकंडक्ट भी कर दिया. तो दीज आर अनलिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड क्राइटेरिया फॉर द मिसकंडक्ट. तो हम लोग बहुत बड़े बाइंडिंग्स में हैं. मैं आपसे पूछा था वो क्यूरेटिव का, मैंने अजय जी से बोला था क्यूरेटिव में प्रेयर का इनफैक्ट वो मैं लेक्चर सुन रहा था एक बार किसी का, पुराने किसी सीनियर्स का, जिसमें क्यूरेटिव का उन्होंने बता देते ड्राफ्टिंग में प्रेयर का. तो वो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था प्रेयर में. व्हाट टू राइट इन स्टार्टिंग. वो तो आप लोगों को उसकी कमी नहीं आएगी. डिस्कस किया जाएगा फिर बात. प्रेयर का कैसे सर? अभी सर मैं एक बार दोबारा बोलूं. और एनीवन शुड आई कमेंट्स क्लोजर फॉर द डे. एक मिनट सर. मैं अजीत सर क्या प्रेयर क्यूरेटिव में क्या प्रेयर का पूछा था सर? प्रेयर इनफैक्ट व्हाट शुड रिजेक्ट प्रेयर. वो मैंने जस्ट वन मोमेंट मैंने डाली हुई है. नहीं आपने कुछ और डाला है. आपने फॉर्मेट टाइप से डाला है, दैट इज डिफरेंट थिंग. तो प्रेयर और मतलब व्हाट मोर प्रेयर आर वी आस्किंग फॉर? Rejected the exact prayer. It is therefore most assuredly के बाद जो लिखते हैं put to pass 1 2 3 जो भी हो 3 पॉइंट. Setting aside of the review होता है सर. I believe curative is challenging the review. नहीं 3 पॉइंट्स हैं उसमें. आप देखेंगे 3 पॉइंट. मैं चेक कर लेता हूँ सर. मैं चेक करके अपडेट कर दूंगा. कोई भी सर स्टैंडर्ड दिख जाएगा वहां पे पता चल जाएगा. कोई नहीं हो तो एज पर फॉर्मेट है, उसको कुछ भी लिख देंगे हम लोग.
करूंगा उसको एक्सप्लेन और कंप्लीट जस्टिस कुछ भी लिख देंगे 2-3 तो हो ही जाएगा। नहीं कुछ स्टैंडर्ड ही होगा वो हाँ वही बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है नहीं। ठीक बात। ठीक है, so let us wind up for the day. Yes, sir. Thank you, sir.